सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएच यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हम विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के बालक हमें एक क्लासरूम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस यूनिट का आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है विशिष्ट बालक, जिसे हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं। अब विशिष्ट बालक कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनकी क्या शिक्षा की व्यवस्था होती है, यह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। तो जो विशेषताएं विशिष्ट बालकों की होती है वही उनके प्रकारों में भी आप लिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तब विशिष्ट बालक, जिन्हें हम विशेष बालक भी कह देते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक चिल्ड्रन भी बोलते हैं। अब देखो, अगर हम किसी क्लासरूम की बात करें, ये हमारी एक क्लास है। इस क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे तो सामान्य होंगे, जो पढ़ने में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ठीक तरीके से पढ़ रहे होंगे, टीचर का कहना मान रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम इंटेलिजेंट है, इन सामान्य बच्चों से नीचे होंगे। जो बीच वाले बच्चे होते हैं इन्हें तो हम जनरल चिल्ड्रन बोलते हैं, सामान्य बालक। लेकिन बीच वाले बच्चों से कुछ बच्चे नीचे होते हैं, जो कम पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं, जिनका शरीर ठीक नहीं होता, बीमार वगैरह रहते हैं ज़्यादा में, तो इन पर हमें अलग से ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो नीचे वाले बच्चे हैं ये हमारे वो होते हैं विशिष्ट बालक। इसके अलावा कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी से टीचर की बात समझ जाते हैं, अगला टॉपिक जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जो क्लासरूम का जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस तरह के बच्चे। तो वो भी हमारा विशिष्ट बालक ही होता है, क्योंकि एक टीचर को इसकी तरफ भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तब विशिष्ट बालक कौन होते हैं? क्लासरूम के जो जनरल से बच्चे होते हैं, जो ठीक ठाक टीचर का कहना मानते हैं, ठीक ठाक उनमें दिमाग होता है, सामान्य जो बच्चे होते हैं, उनसे इंटेलिजेंट बच्चा या उनसे ठप बच्चा, दोनों विशिष्ट बालक होते हैं। तो क्लासरूम में लगभग 70% बच्चे तो सामान्य होते हैं, बाकी आपके विशिष्ट बालक होते हैं। कुछ ऊपर होते हैं सामान्य बालकों से, कुछ नीचे होते हैं सामान्य बालकों से। अब आप समझ पाए विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य नहीं होते, जिनकी अपनी कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं और उसके कारण एक टीचर को उनकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ता है, अलग से भी पढ़ाना पड़ता है उन्हें। इस तरह के बालक विशेष बालक होते हैं। ये ठीक से चल फिर नहीं सकते, या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या ज़्यादा बीमार रहने वाले विशिष्ट बालक हो सकते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे पूछा गया है पेपर में भी, और इसके अलावा ये टॉपिक अलग अलग क्वेश्चनों में भी हेल्प करता है आपकी करने में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हमने बीएड फर्स्ट ईयर में कर ली थी साइकोलॉजी वाले पेपर में। तो अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें, तो अगर उसके अनुसार हम बालकों का विभाजन करें, तब हमें दो प्रकार के बालक मिलते हैं। किसी क्लासरूम में कितने प्रकार के बालक हैं, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनका विभाजन करें तो दो प्रकार के मिलेंगे, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। सामान्य बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें किसी भी प्रकार के सामान्य कार्य को करने में कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। देखो, सामान्य बालक तो हम आप सब हैं। ठीक ठाक बालक जो ठीक ठाक अपना काम कर लेता है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, घर के कार्य करने में भी ठीक ठाक है, खेल में भी ठीक ठाक है, तो हम सामान्य बालक हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य बालकों से भिन्न होता है। इन्हें अपनी शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो जो बालक सामान्य नहीं है, सामान्य बालकों से अलग है, वो विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालकों का कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। या तो ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या मंदबुद्धि हो सकते हैं, या इनका शरीर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, प्रोएक्टिव हो सकते हैं ये, या फिर इनका शरीर विकलांग वगैरह हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये सामान्य बालकों की तुलना में या तो श्रेष्ठ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, या हीन हो सकते हैं, उनसे निम्न स्तर के हो सकते हैं। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक अथवा शारीरिक दृष्टि से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या बहुत पिछड़ जाते हैं सामान्य बालकों से। इन दोनों ही स्थितियों में इनके लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्हें विशेष शिक्षा व विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे बालक जो अपनी योग्यता व क्षमता व व्यवहार की दृष्टि से अपनी आयु के अधिकांश बालकों से भिन्न होते हैं, वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब देखो, जो इंटेलिजेंट बालक होता है, अच्छा बालक होता है, उसे भी समायोजन करने में मुश्किल होती है, उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि मान लेते हैं ये इंटेलिजेंट बालक है, इसके आसपास के बालक सारे ऐसे हैं जो
ठीक ठाक है, सामान्य है, तो ये तथ्यों को जल्दी समझ जाएगा, अगला सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा, अगला टॉपिक पढ़ना चाहेगा, टीचर से नई नई बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा, बारी बारी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, यार तो हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ते टाइम। तो इस बालक को इनके साथ समायोजन करने में भी कठिनाई होती है। इस बालक को, जो इंटेलिजेंट बालक होता है, उसे भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कारण से यह बालक भी विशिष्ट बालक ही होता है। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा देख लेते हैं। क्रुक्शैंक के अनुसार विशिष्ट बालक वह बालक है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि व विकास से इतना भिन्न होता है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता तथा उसे विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण की सेवा चाहता है। तो अच्छी डेफिनेशन है क्रुक्शैंक की। इन्होंने क्या कहा है, विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि व विकास से, मतलब जो एक सामान्य विकास होता है हमारा, उससे भिन्न होता है, और वह विद्यालय की जो कक्षा है उससे पूरा लाभ नहीं उठा पाता, अलग से कक्षाएं चाहता है। इंटेलिजेंट बालक है तो अलग से कक्षाएं चाहेगा ज्यादा पढ़ने के लिए। मंदबुद्धि बालक है वो अलग से कक्षाएं चाहेगा, वही कक्षा दोबारा मिल जाए उसे, इस वजह से उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ने के लिए चाहेगा वो, तो अलग से कक्षाएं चाहता है। तो ये अच्छी डेफिनेशन है इनकी। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषता से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास अक्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। अब देखो यह परिभाषा भी अच्छी है। इन्होंने क्या कहा है, जो बालक कोई विशेषता रखता हो, अर्थात वह विशिष्ट हो, और उसे अपनी सामान्य, मतलब जितना उसे प्राप्त करना है, जितना ज्ञान वह प्राप्त करना चाहता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग से प्रशिक्षण लेना पड़े, वो विशेष बालक है। तो ये अच्छी परिभाषा है, दोनों आप लिख सकते हैं पेपर में। अब विशिष्ट बालकों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला तो होता है हमारा प्रतिभाशाली बालक। अब प्रतिभाशाली बालक हमारे में जो इंटेलिजेंट बालक, जो आगे आगे से टीचर के क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं, टीचर ने क्वेश्चन कंप्लीट किया नहीं कि उस बच्चे ने आंसर दे दिया बैठे बैठे, क्लासरूम का जो इंटेलिजेंट बालक, वो होता है अब हमारा प्रतिभाशाली बालक है। दूसरे होते हैं हमारे मंदबुद्धि बालक। ये वे बालक होते हैं जो क्लासरूम में किसी टॉपिक को बार बार बताने पर समझते हैं। मंदबुद्धि बालक जिनमें दिमाग कम होता है, तो ये बालक भी आपको क्लासरूम में देखने को मिलेंगे। तीसरा होता है पिछड़ा बालक, जो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, दिखने में तो सामान्य होता है लेकिन क्लास में फेल हो जाता है या फिर पढ़ाई में पिछड़ जाता है। विकलांग बालक, जिनकी हड्डियां वगैरह ठीक तरह से काम नहीं करती, शरीर मुड़ा हुआ होता है, ये हमारे विकलांग बालक हैं। ये जो फोटो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस तरह से विकलांग बालक, जिनकी हड्डियां वगैरह ठीक ठाक काम नहीं करती, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है। श्रवण बाधित बालक, जो ठीक तरह से सुन नहीं सकते। दृष्टि बाधित बालक, जो देख नहीं सकते। वाक बाधित बालक, जो बोल नहीं सकते। अपराधी बालक, जो अपराधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, दूसरों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं विद्यालय में, तो ऐसे बालक भी आपको देखने को मिलेंगे क्लासरूम में। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक, ऐसे बालक जो जल्दी रो पड़ते हैं, परेशान रहते हैं, मतलब उनका व्यवहार सामान्य बालकों जैसा नहीं होता, डरे डरे से रहते हैं, संवेग, उनके संवेगों पर उनका नियंत्रण नहीं रहता, तो संवेगात्मक विकसित बालक होते हैं। अधिगम असमर्थ बालक, ऐसे बालक जो पढ़ाई में थोड़ा समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे कोई बालक सामान्य बालक है लेकिन उसे लिखने में दिक्कत होती है, तो वो अधिगम असमर्थ बालक है कि उसे अधिगम सीखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई बालक दिखने में ठीक ठाक होता है लेकिन उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वह भी अधिगम असमर्थ बालक होता है कि उसे अधिगम करने में, सीखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आदि। और भी कई तरह के बालक होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, आपके पेपर में यही आएंगे। जो सेकेंड ईयर है, बीएड सेकेंड ईयर है, उनमें आपसे ये सारे बालक पूछे जाएंगे। हर के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि इस बालक के बारे में बता दीजिए, विशेषता बता दीजिए, शिक्षा व्यवस्था बता दीजिए, पहचान कैसे करेंगे ये बता दीजिए, वगैरह वगैरह। अब जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट, विशिष्ट बालक का कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। ठीक बात है, या तो वे इंटेलिजेंट हो सकते हैं तो उनकी बुद्धि उन्हें सामान्य बालकों से अलग कर रही है, या वे ठप हो सकते हैं तो उनकी बुद्धि उन्हें सामान्य बालकों से अलग कर रही है, या विकलांग हो सकते हैं तो उनका शरीर उन्हें सामान्य बालकों से अलग कर रहा है।
ये बालक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार की दृष्टि से अपनी आयु वर्ग के अधिकांश बालकों से भिन्न होते हैं। तो ये जो बालक होते हैं, विशिष्ट बालक, ये अपनी आयु वर्ग के ज्यादातर बालकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि सामान्य बालक ज्यादा होते हैं, विशिष्ट बालक कम होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं जो ये विशिष्ट बालक हैं, ये अपनी आयु वर्ग के ज्यादातर बालकों से भिन्न होते हैं। ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में या तो श्रेष्ठ हो सकते हैं या फिर हीन हो सकते हैं, या तो उनसे अच्छे हो सकते हैं या उनसे खराब हो सकते हैं। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से या तो सामान्य बालकों से बहुत आगे निकल जाएंगे या उनसे बहुत पिछड़ जाएंगे। इनके लिए सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या जो ठप बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, वे सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते अपना। ये सामान्य विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, ये अलग से कक्षाएं चाहते हैं। ये सामान्य कक्षाओं में ऊब जाते हैं, सही बात है। जो मंदबुद्धि बच्चा है उसे तो सामान्य कक्षा ऐसी लगेगी कि कितनी तेजी से टीचर पढ़ा रहा है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वह यह फील करता है कि यह टीचर कितनी धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक को 3-4 बार बता रहे हैं, इस टॉपिक को तो मैं पहली बार में ही समझ गया था। तो ये थिंकिंग होती है बच्चों की। तो ये दोनों प्रकार के बच्चे ही सामान्य कक्षाओं में उब जाते हैं। इन्हें विशेष शिक्षा व विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये बालक किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं या फिर प्रतिभाशाली हो सकते हैं। यह हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हीन भावना मतलब इनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि मैं अलग हूँ, या मैं इनके साथ समायोजन नहीं कर पा रहा, मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ। तो नेगेटिव थिंकिंग से भर जाते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं समाज से, उसे हीन भावना ना बोलते हैं हम। इसमें सामाजिक गुणों का विकास होने की समस्या बनी रहती है। जो इनमें सामाजिक गुणों का विकास सही से नहीं होता, तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वह भी समाज में ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता। उसे सब यही बोलते हैं कि ये तो बस पढ़ाई पढ़ाई में रहेगा, कि पढ़ना ही आता है, इस पर बोलना नहीं सीखा इसने, समाज में कैसे बोलना है, बड़े के साथ कैसे बात करनी है, ये बातें हम कहते हैं। और जो मंदबुद्धि बच्चा है उसे तो हम कहते ही हैं। इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं बना रहता। तो ये विशेषताएं हैं, ये लिख सकते हैं आप अपने पेपर में। अब विशिष्ट बालकों की पहचान करने के तरीके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों? आपसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों की आप पहचान कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। बाकी दूसरी चीज ये है कि जितने प्रकार के विशिष्ट बालक हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने के तरीके बताएं। तो ये हेडिंग है, यही हेडिंग आप वहां पे लिख देना। जिस तरह के बालक के बारे में आपसे पूछा जाए उसी तरह के बालक का आप वहां पर नाम लिखते रहना, उसी की विशेषताएं लिख देना। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग है हमारी अवलोकन के द्वारा। हम बालक को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह बालक विशिष्ट है या सामान्य है, किस प्रकार का बालक है। अगर बालक ठीक ठाक चल फिर रहा है, ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है, ठीक ठाक अपना बात कर रहा है, तो वह सामान्य बालक है। अगर बालक को बोलने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, कुछ काम करने में दिक्कत है, तो हम समझ सकते हैं कि वह विशिष्ट बालक है। तो इस प्रकार हम अवलोकन करके पहचान कर सकते हैं बच्चों की कि बच्चे सामान्य है, विशिष्ट है, या फिर विशिष्ट बालकों में भी किस प्रकार की विशिष्टता उनके पास है। साक्षात्कार के द्वारा इंटरव्यू, हम बालक का इंटरव्यू लेकर उसके ज्ञान के बारे में पता लगा सकते हैं, बातचीत करने का पता लगा सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इस बालक को अपने जीवन में किस क्षेत्र में समस्या हो रही है, किस प्रकार का यह बालक है, इस बालक की बुद्धि का स्तर कितना है, इंटरव्यू लेकर हम बता सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यह इंटेलिजेंट है, अच्छा है, या इसे देखने में समस्या क्या है। तो बातचीत करके उससे, इंटरव्यू लेकर भी हम बालक की विशिष्टता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। माता पिता की राय, अब हम बालक के माता पिता से बात कर सकते हैं। माता पिता बता देंगे अपने बालक के बारे में कि हमारा बालक कैसा है, किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में खराब है, क्या काम अच्छा करता है, क्या खराब करता है, कहाँ पर उसे समस्या आ रही है, कहाँ पर समस्या नहीं आ रही है। इस प्रकार भी हम बालक के बारे में पहचान कर सकते हैं कि बालक हमारा किस प्रकार का है। शिक्षकों की राय, ठीक इसी प्रकार सहपाठियों की राय, ये दोनों माता पिता की राय के जैसे ही होती हैं। जैसे हमने माता पिता की राय ली है वैसे हम शिक्षकों की राय ले सकते हैं। जो बालक है उसके सहपाठियों की राय ले सकते हैं, सहपाठी बता देंगे कि बालक यह कैसा है। शिक्षक भी बता सकते हैं किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में खराब है, कहाँ इसे समस्या आती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने बनाए हैं। EQ होता है, एक IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, एजुकेशनल क्वोशेंट होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता है। तो इस प्रकार के कई टेस्ट होते हैं, वे टेस्ट भी हम कंडक्ट करा सकते हैं। उसके आधार पर जो हमारे सामने रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इस बालक का IQ तो बहुत कम है, ये मंदबुद्धि है, इसका IQ 140 है, तो ये हमारा प्रतिभाशाली बालक है। तो उससे भी हम बालकों की पहचान कर सकते हैं, ये सामान्य है, मंदबुद्धि है, विशिष्ट है, कैसा बालक है।
बालकों की उपलब्धियों की जानकारी करके अब बालक ने अपने जीवन में अब तक क्या प्राप्त किया है, क्या क्या अचीवमेंट बालकों के रहे हैं, क्लासरूम में कितनी बार में फर्स्ट आए हैं या कितनी बार फेल हुए हैं, या गेम्स में कैसे हैं वे, तो बालकों के अचीवमेंट क्या रहे हैं अब तक, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं बालक हमारा किस प्रकार का है। बालकों की रुचियां व उद्देश्यों की जानकारी करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारा बालक किस प्रकार का है, सामान्य है या विशिष्ट है। अब देखो, एक बालक की रुचि है कि उसे खाना खाना है, और दूसरे बालक की रुचि है उसे अपनी क्लास में टॉप करना है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा मंदबुद्धि है। व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से ये अब आप पढ़ेंगे, ये सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ये व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक बालक को ले लेते हैं और अलग अलग स्थितियों में उसका अध्ययन करते हैं कि वह बालक किस स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में दूसरे क्या विचार रखते हैं, क्या समस्या उसके जीवन में आ रही है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से भी हम बालक की विशिष्टता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रक्षेपी विधियों के द्वारा ये बीएड फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ लिया था। जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें हमने ये टॉपिक कवर कर लिया था, प्रक्षेपी विधियाँ। जो हमारा पर्सनैलिटी वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं। एक तो कौन कौन सी थी, एक तो थी TAT थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, एक कैट थी CAT चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट। तो ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो ऐसे भी कुछ टेस्ट होते हैं हमारे प्रक्षेपी विधियाँ, टेस्ट बोलते हैं नहीं हम, पर्सनैलिटी के जो टेस्ट होते हैं इनके माध्यम से भी हम बालक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से बालक के अंतर्मन में छुपी हुई समस्याएं, विशेषताएं या अंतर्मन में छुपी हुई बातों को हम बाहर निकालते हैं, और इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वह बालक हमारा सामान्य है, विशिष्ट है, प्रतिभाशाली है, किस प्रकार का बालक है। तो ये हमारे तरीके हैं। अब आपसे पेपर में कई प्रकार के बालक पूछे जाएंगे, नेत्रहीन बालक, वाक बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, विकलांग बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। तो इतने सारे बालक आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट आप उसी बालक के अकॉर्डिंग बनाकर लिख सकते हैं। अब विशिष्ट बालकों की समस्याएं, देखो ये बालक होते हैं, विशिष्ट बालक और भी होते हैं। तो यही क्वेश्चन सेम आपका कई तरह से आ सकता है। या तो आपसे पूछ लेंगे विशिष्ट बालकों की समस्याएं बताइए, या फिर ये पूछ सकते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं, पिछड़े बालक की समस्याएं, विकलांग बालक की समस्याएं, नेत्रहीन बालक की समस्याएं। तो यही टॉपिक आप यही पॉइंट हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई तरह से आपके पेपर में आ सकता है। अब विशिष्ट जो बालक होते हैं कई तरह के होते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती है। सबसे पहली तो होती है समायोजन की समस्या। ये बालक अपना समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, घुलना मिलना। तो ये बालक अपने घर में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या, 3 हेडिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये बालक घर में, विद्यालय में, समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते। घर की बात की जाए तो घर में जो मम्मी पापा होते हैं वे इस बात को नहीं मानना चाहते उनका बालक मंदबुद्धि है या विकलांग है। वे यही मानते हैं कि अभी से चलने फिरने में समस्या हो रही है, अभी तो हमारा भोला बालक है, ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन बड़ा होने के बाद समझने लगेगा। तो माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं उनकी, वे एक तरह से बालक पर बोझ बन जाती हैं, क्योंकि वह बालक उस स्तर का नहीं होता और माता पिता इस बात को मानना नहीं चाहते कि उनका बालक विकलांग है या मंदबुद्धि है। इस वजह से इन बालकों को घर में समायोजन में समस्या आती है। समाज में अलग बालकों के साथ ही है, बालक खेलता है तो वे इसे चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं इसका, जो इसके बालक की जो समस्याएं हैं उनका मजाक बनाते हैं, तो इसे वहाँ पर समस्या आती है। ठीक विद्यालय में ही होता है। विद्यालय में टीचर सामान्य बालकों को पढ़ाता है, लेकिन ये जो बालक होते हैं ये अलग से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये बता दो, हमारी ये समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह। तो जो टीचर है वो इन्हें डांट भी देता है कि मैं पूरी क्लास को बताऊं या तुम्हें अलग से बताऊं वगैरह वगैरह। तो इन बालकों को समायोजन करने में, माहौल के अकॉर्डिंग ढलने में समस्या होती है। पाठ्यक्रम अनुकूल ना होने की समस्या, तो इन्हें यह भी महसूस होता है कि पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं है। जो मंदबुद्धि बच्चा है उसे यह लगेगा कि पाठ्यक्रम इतना टफ दिया हुआ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसे ये लगता है कि पाठ्यक्रम कितना आसान दिया हुआ है, एक बार में मैं पढ़ के समझ गया था। तो पाठ्यक्रम भी इनके अनुकूल नहीं होता, एक इनकी समस्या यह भी बनी होती है। शिक्षण विद्या अनुकूल न होने की समस्या, तो जो टीचर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, जो ये विशिष्ट बालक होते हैं, इन्हें यह भी लगता है ये शिक्षण विधि हमारे लिए सही नहीं है, टीचर बोल के पढ़ा रहा है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे बात करते हैं बच्चे क्लासरूम में बैठकर कि उस स्कूल में तो सब प्रैक्टिकल कर करके सीख जाते हैं और हमारे स्कूल में टीचर इतने प्रैक्टिकल नहीं कराते, बोल के बता देते हैं, बोल के थोड़ी समझ में आता है, हमारे स्कूल में इसे ही नहीं पढ़ाया जाता। तो इस तरह की बातें बच्चे क्लासरूम में करते हुए आपको मिल जाएंगे।
तो बच्चों को यह भी लगता है कि शिक्षण विधि अनुकूल नहीं होती, और ये बात सही भी है उनकी। किसी शारीरिक अंग का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना, ये भी उनकी एक समस्या होती है। किसी बालक किस हाथ सही से काम नहीं करता, किसी की आँख, कान, नाक, चलना फिरना समस्या में रहता है, तो ये बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी समस्या महसूस करते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है इन्हें, तो वगैरह वगैरह। इनके जो शारीरिक अंग है वे ठीक प्रकार से काम नहीं करते, इससे भी काफ़ी सारी समस्याएं इनके सामने आ जाती है। यहाँ पर आप अलग अलग बालकों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे नेत्रहीन बालक को देखने में समस्या होती है, इस बालक को इस चीज़ में समस्या होती है, विकलांग बालक को चलने फिरने में समस्या होती है। विद्यालय से भागने की समस्या, अब ये बालक विद्यालय में समायोजन अपना नहीं कर पाते, इनका विद्यालय में मन नहीं लगता, इनको लगता है कि विद्यालय में जो ये पढ़ाई चल रही है वह उनके अकॉर्डिंग नहीं है, दूसरे बालकों के अकॉर्डिंग है, तो ये विद्यालय से भाग जाते हैं। तो इनकी एक यह भी समस्या होती है, इस समस्या का भी हमें समाधान करना पड़ता है। बीमारियों से ग्रसित होने की समस्या, यह बालक अधिकांश से बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अगर हम विकलांग बालकों की या मंदबुद्धि बालकों की बात करें, तो वे बालक किसी न किसी बीमारी से ग्रसित ही होते रहते हैं, हॉस्पिटल जाते रहते हैं बार बार, जिससे इनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं और ये पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं। विकास की समस्या, इन बालकों का विकास सुचारू रूप से नहीं होता। मान लेते हैं एक बालक मंदबुद्धि है, दिमाग उसमें कम है, थोड़ा सा कम। अब जो हमारा दिमाग है वही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, तो अगर दिमाग किसी बालक में कम होगा तो उसकी भाषा का ज्ञान भी उस बालक को कम होगा, शारीरिक उसकी गतिविधियां भी कम हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग ही तो सब चीज़ कंट्रोल करता है ना। तो इस वजह से इन बालकों का जो विकास है वह भी ठीक प्रकार से नहीं होता। संवेगात्मक समस्याएं, सब बालक इनको चिढ़ाते रहते हैं, इनका उपहास बनाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं, इनकी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में बार बार इनके सामने बात करते हैं कि तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, हम ऐसे हैं, देख, वगैरह वगैरह। तो ये बालक समाज से कट जाते हैं, एक तरह से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, इस वजह से ये अपने संवेगों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी रोने लगते हैं, सामान्य नहीं रहते हैं। दुर्घटना घटित होने की समस्या, इन बालकों के साथ दुर्घटना घटित होने की भी समस्या बनी रहती है हमेशा। जैसे अगर बालक ठीक प्रकार से देख नहीं सकता या मंदबुद्धि है तो दुर्घटना घटित होने की उसके साथ समस्या बनी रहती है। विकलांग बालक है तो रास्ता अगर क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, या हमारे घर में बिजली के सॉकेट होते हैं तो उन बालकों का हाथ वहाँ पर लग सकता है, छत से गिर सकते हैं, में कोई दूसरी चोट उन्हें लग सकती है, वगैरह वगैरह। जो विशिष्ट बालक होते हैं इनके साथ दुर्घटना घटित होने की भी समस्या बनी रहती है, इनकी हमें देख रेख करनी पड़ती है। अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ने की समस्या, एक समस्या इनकी यह भी होती है, ये शिक्षण प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, मतलब दूसरे बच्चे इनसे आगे निकल जाते हैं। जैसे अगर कोई बालक विकलांग है, मान लेते हैं कोई बालक इंटेलिजेंट है लेकिन उसका सही ठीक ठाक काम नहीं करता, तो उसे विद्यालय में आने जाने की समस्या रहेगी, या फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या फिर बीमार हो जाएगा तो घर पर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बालक जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से यह बालक स्कूल में आ ही नहीं पढ़ पाएगा। अगर स्कूल में नहीं आ पाएगा तो ठीक ठाक पढ़ नहीं पाएगा, और अगर नहीं पढ़ पाएगा तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये बालकों की समस्याएं होती हैं। किसी भी प्रकार के बालक के बारे में पूछा जाए आप लिख देना। अब जो विशिष्ट बालक है उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़ाना भी तो पड़ेगा आपको, तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे आप। किसी भी प्रकार के बालक के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाए इसी तरह से आप बना बनाकर लिख देना। तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो उनकी समस्या की पहचान करेंगे और उसका उपचार करेंगे। जो बालक देख नहीं सकता उसकी पहचान करेंगे, उपचार करेंगे कि आंखों का ट्रीटमेंट इस बालक का हो जाए, या कुछ दवाइयाँ या चश्मा उस बालक को कुछ मिल जाए जिससे उसकी हालत में सुधार हो जाए। जिस बालक को सुनाई नहीं देता, कान में दर्द रहता है उसके, या कुछ और रहता है, तो उसका उपचार करेंगे हम। तो बालक की समस्या का पहचान करेंगे, उसका उपचार करेंगे। जो ठीक ठाक चल फिर नहीं सकता, बैसाखी वगैरह देंगे, व्हील चेयर देंगे, तो बालक की समस्या के बारे में पता लगाएंगे और उसका उपचार करेंगे। ये हमारा सबसे पहला होता है हमारा शिक्षा की व्यवस्था में। दूसरा होता है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। विशिष्ट बालकों के लिए हमें विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो मंदबुद्धि बालक है, विकलांग बालक है, उसके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार के बालकों को हमें एक ही टॉपिक बार बार बताना पड़ता है। दूसरी बात ये हुई, अगर हमारा प्रतिभाशाली बालक है, अच्छा बालक है, इंटेलिजेंट बालक है, वो आगे पढ़ना चाहता है, उस टॉपिक से आगे टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहता है, इस वजह से हमें उस बच्चे के लिए भी विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए एक टीचर क्या करता है, लेक्चर लेने के बाद में थोड़ा टाइम इन बच्चों को दे देता है अपने ऑफिस में बुलाकर।
विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, हमें इस प्रकार के बालकों के लिए अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिस प्रकार के बालक हमारे पास है। विकलांग बालक है तो उस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा विकलांग बालक है और हमारे पाठ्यक्रम में गतिविधियां ज़्यादा है, तो वह बालक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएगा और पाठ्यक्रम का पूरा लाभ उसे नहीं मिलेगा। हमारे पास मंदबुद्धि बच्चे हैं लेकिन पाठ्यक्रम हमने अपना बनाया हुआ है इंटेलिजेंट बालकों के लिए, तो इस प्रकार हमें इनके अनुसार ही विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। सामान्य पाठ्यक्रम इन्हें सूट नहीं करता, सामान्य पाठ्यक्रम में ये बालक समायोजित नहीं कर पाते अपने आप को। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, एक शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक सक्रिय रहकर कुछ सीखे। ऐसा नहीं है टीचर लेक्चर ले रहा है और बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं तो बालक कुछ नहीं सीखेंगे। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक कुछ खुद करके सीखे, तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अब टीचिंग एड, टीए बोल देते हैं आप, टीएलएम बोल देते हैं, तो जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को विशिष्ट बालकों को पढ़ाते समय। पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन, मतलब हमें अपने विद्यालय में खेल कूद, कंपटीशन, क्विज प्रतियोगिताएं, पोस्टर बनाना, अंताक्षरी खेलने वाली प्रतियोगिताएं या फिर हल्के फुल्के कोई क्लासरूम में गेम्स खिलाना, तो ऐसी पाठ्य से आगामी क्रियाएं हमें कराती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ लेक्चर ही चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन भी हमें कराना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारे क्लासरूम की होती हैं या स्कूल में होती है उनका आयोजन भी हमें कराना चाहिए। विशेष गृह कार्य, ऐसे बालकों को हम सामान्य गृह कार्य नहीं दे सकते, नहीं तो मैं उस गृह कार्य के, अगर हम सामान्य गृह कार्य विशिष्ट बालकों को देंगे तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इंटेलिजेंट बालक को हमें हल्का सा टफ गृह कार्य देना होता है, मंदबुद्धि बालक को हमें हल्का सा इजी गृह कार्य देना होता है। तो जिस प्रकार के बालक वैसा ही उन्हें गृह कार्य दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों का चयन, अब एक क्लासरूम में एक बच्चा सामान्य है, एक इंटेलिजेंट है, एक मंदबुद्धि है, एक विकलांग है, तो एक नॉर्मल टीचर इन सबको एक साथ नहीं पढ़ा पाएगा। उसके लिए हमें योग्य शिक्षक, एक ट्रेन टीचर लेकर आना पड़ेगा। तो ट्रेन टीचर की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय। छात्रवृत्तियां, अब देखो ऐसे बालक नहीं पढ़ पाते, जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं वे नहीं पढ़ पाते स्कूल में ज़्यादा, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें स्कूल से जल्दी ही बाहर निकाल लेते हैं। जो मंदबुद्धि बच्चा, उनके माता पिता सोचते हैं कि ये पढ़ के क्या करेगा, बोलना तो इससे ठीक से आता नहीं, वगैरह वगैरह। तो हम फीस क्यों दें इस बालक के लिए, पैसा क्यों खर्च करें। इस वजह से हमें छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, जिससे कि माता पिता समझे कि चलो हम पे बोझ तो नहीं है, कौन सा हमें फीस देनी पड़ रही है, पढ़ता रही तो पढ़ने दे, तो पढ़ रहा है तो ठीक ठाक है। इसी तरह इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है, इंटेलिजेंट बच्चा कभी कभी अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, कठिन पढ़ाई करना चाहता है, बड़ा कोर्स करना चाहता है, लेकिन उसके घर पे पैसे की व्यवस्था नहीं होती। तो इस स्थिति में हमें विशिष्ट बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छात्रावास की व्यवस्था। हमें ऐसे बालकों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि इन बालकों को आने जाने में समस्याएं होती है। जो हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है वह आने जाने वाला जो समय है उसे ऐसा लगता है प्रतिभाशाली बालक को कि घर से विद्यालय आने में 2 घंटे लग रहे हैं, विद्यालय से घर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो ये समय वेस्ट हो रहा है। तो प्रतिभाशाली बालक भी ये सोचता है, और जो हमारे विकलांग बालक है, मंदबुद्धि बालक है, उनके लिए भी विद्यालय में आने जाने की समस्या बनी रहती है। इस वजह से हमें छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा ये नेक्स्ट टॉपिक है, एक साथ लिखा गया, ये नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान। ऐसे बालकों पर हमें व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है, अलग से उनकी समस्याओं को जानना पड़ता है, अलग से उनकी समस्या को समझना पड़ता है। हर बालक पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि ये मंदबुद्धि बालक है, क्या इसने समझाया या नहीं, तो इसको मैं दोबारा किस तरीके से बता सकता हूँ। नेक्स्ट है पुस्तकालय की सुविधाएं। हमें पुस्तकालय की सुविधाएं भी ऐसे बालकों को देनी चाहिए, क्योंकि ये बालक अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए अलग अलग बुक पढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी में जाकर, तो पुस्तकालय की सुविधाएं हमें देनी पड़ेंगी। समय सारणी, इन बालकों, ये बालक किस प्रकार कितने समय के लिए पढ़ सकते हैं, कितने समय तक अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं एक टॉपिक पर, तो वह सब जानकारी हमें अपनी क्लासरूम वगैरह का मैनेजमेंट करना चाहिए। ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं। समय सारणी में यहाँ से हटा दूंगा, जो व्यक्तिगत ध्यान है वो नीचे लेकर आ जाऊंगा, तो आपके 12 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था विशिष्ट बालक। समझ पाए होंगे विशिष्ट बालक क्या होता है। अगर ये एक क्लासरूम है तो उसमें ज़्यादातर सामान्य बालक होंगे, 70% से लेकर 80% तक जो आपके बालक हैं वे सामान्य बालक होंगे। कुछ बालक कम इंटेलिजेंट होते हैं या विकलांग वगैरह होते हैं, कुछ बालक ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये बालक हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक,
ये हमारे कौन से बालक होते हैं? ये हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक। बाकी हमारे सामान्य बालक होते हैं। ज़्यादातर टीचर जो अपनी क्लासरूम की तैयारी करता है वो सामान्य बालकों के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे में ही है। लेकिन वह विशिष्ट बालकों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, उन्हें ध्यान में नहीं रखता। इस वजह से ये बालक क्लासरूम का पूरा जो फ़ायदा नहीं उठा पाते, जो टीचर की तैयारी है उससे पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। तो ये हमारे विशिष्ट बालक थे। आई होप आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया क्या थे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।